जैसे कि आज भी हम बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज को एंड काफ़ी रेलेवेंट प्रोविजंस को समझेंगे, काफ़ी रेलेवेंट प्रोविजन 22, 23, 24। और एक बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, 21 को ही हमने किया था और 21 में कहा था कि भाई कोई नई प्लेंटिफ या कोई नया डिफेंडेंट ऐड हो जाता है तो नेचुरली जो उसकी लिमिटेशन पीरियड क्या होगी, हम उन सारे सर्कमस्टेंसेस को यहाँ पे फाइंड आउट किए थे। और सेक्शन 21 हम इन बातों को देखे थे। हमने सेक्शन 20, 19 ये सारी बातें जो लास्ट क्लास तक है, बहुत सारी बातों को हमने कर लिया था परफेक्टली। और आज का जो हमारा सिस्टम होगा दैट्स ए वेरी कॉमन एंड नॉर्मल, दैट वाज मैटर वी गॉट देयर। चलिए सेक्शन 22 एंड वीडियो बफरिंग्स तो नहीं हो रही है, वो नेट इशू होगा, नेट पे देख लो, अपना इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे बफरिंग नहीं हो रही है, मुझे साउंड नहीं पता चलता है। वीडियो क्वालिटी आई एम एबल टू सी द क्वालिटी ऑफ द वीडियो। व्हेनेवर वी आर गेटिंग द बैड क्वालिटी ऑफ वीडियो, ऑफ कोर्स आई लेट यू नो very properly, but about the sound I can't say. You need to explain me about the sound. See the point, section 22, that's called here continuing breachage and torts, that's section 22. Let us see. जैसे कि हमें पता है कि for each and every thing we have got a limitation period, this one. और लिमिटेशन पीरियड जो है उसका स्टार्टिंग डेट भी है। यहाँ सब ये उसका स्टार्टिंग डेट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ कहता है कि अगर टॉट्स हो रही है, लेकिन अगर हम प्रोविजन को आगे पढ़ते हैं तो टॉट्स के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट को भी ऐड कर दिया है, सही है ना। तो कहते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई है। और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग टॉट्स इसकी बात कही है। कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसकी ब्रीच हो रही है या कोई टॉट्स हो रहा है। अब जैसे मैं आपको दोनों का एग्जांपल बता देता हूँ पहले, फिर से उसके बाद मैं प्रोविजंस के ऊपर आता हूँ। जैसे एक ब्रीच कॉन्टिन्यूटी में हो रही है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंपनी बनाते हैं, राइट, तो हमारा गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम टर्म्स पे एग्रीड होते हैं कि जितने भी कंप्लायंसेज है, प्रोसीजरल कंप्लायंसेज है, वो हम प्रॉपरली करेंगे, सारे प्रोसीजरल कंप्लायंसेज हम करेंगे। तो अब आप सोचिए कि गवर्नमेंट कहती है, एक्ट कहता है कि आप अगर ये डिसीजन लेते हैं देन विद इन 30 days यू हैव टू फाइल दिस पर्टिकुलर फॉर्म टू द आरओसी को आपको फॉर्म फाइल कर देनी है। तो ठीक है, 30 days के भीतर आपको फाइल कर देनी थी फॉर्म्स को। अब क्या होता है कि भाई आप 30 days के भीतर नहीं फाइल करते हैं तो 31st डे क्या होता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है। 32nd डे ये भी डिफ़ॉल्ट रहा, नहीं फाइल किया तो 33rd डे ये भी डिफ़ॉल्ट रहा। तो मतलब ये जब तक नहीं फाइल करेंगे ना, ये कॉन्टिन्यूटी में ब्रीच हो रही है, ये ब्रीच कॉन्टिन्यूटी में हो रही है। तो यहाँ लिमिटेशन पीरियड कब से शुरुआत होगी, दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज द मैटर विच वी हैव टू सी दैट नो। यहाँ लिमिटेशन पीरियड कब से शुरुआत होगी, ये होता है। तो यहाँ कहते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग टॉट्स, एक लगातार टॉट्स हो रहा है, एक लगातार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब आज भी हम उस काम को नहीं किए, कल भी नहीं किए, परसों भी नहीं किए। तो कहते हैं एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगी, हर मोमेंट पे एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगी एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द ब्रीच और टॉट एज द केस में बी कॉन्टिन्यूस, एज द केस में बी कॉन्टिन्यूस। एवरी मोमेंट मीन्स ईच एंड एवरी मोमेंट। जैसे हम कहते हैं 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है, आज ब्रीच हुआ तो ठीक है, आज से 3 ईयर की काउंटिंग, कल भी हुआ, कल से 3 ईयर की काउंटिंग, परसों भी हुआ तो परसों से भी 3 years का। मीन्स at each and every moment there would be the fresh period of limitation. This is the matter which is said by section number 22. So I must let you know
The section 22 is quite dedicated on to two things there. That was section 22 दो बातों के ऊपर यहाँ पे डिटरमिन्ड है, फोकस्ड है। हम यहाँ पे सेक्शन 22 में सिंपल, पहले तो हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स। और ये टॉर्ट्स जो है एक कंटिन्यूइंग नेचर का टॉर्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फिल्म बनाते हैं और फिल्म बना के किसी को डिफेम करते हैं, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, बता रहे हैं फिल्म में, तो क्या जिस दिन फिल्म रिलीज हुई वहाँ से लिमिटेशन पीरियड काउंट होके ख़त्म हो जाएगा एक दिन? नहीं, ये फिल्म है, एग्जिस्टेंस में है फिल्म, ये फिल्म चलती रहेगी। आज थिएटर में लगी है, कल ये पब्लिक डोमेन में रहेगी, यूट्यूब पे आने वाली है, मतलब ये कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी। तो यहाँ इसका कोई लिमिटेशन नहीं। एक हम कहते हैं ना, एक हमेशा एक उसको एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिलता रहेगा। दिस इज सेड बाय सेक्शन 22। इन द सेम मैनर, इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये ऐसा ब्रीच है जो कॉन्टिन्यूटी में था, जो कॉन्टिन्यूटी में ब्रीच हो रही है। आज भी ब्रीच हुई, कल भी ब्रीच हुई, आपको आज वो काम करना चाहिए था, आपने नहीं किया, कल कर देते, कल भी नहीं किए, परसों कर देते, परसों भी नहीं किए, मतलब कॉन्टिन्यूटी में ये चलता आ रहा है। तो इन दोनों सर्कमस्टांस में एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिलेगा। दैट इज सेड बाय सेक्शन नंबर 22। दिस इज सेक्शन नंबर 22। एक छोटा सा प्रोविजन है, लेकिन अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है और डेडिकेटेड है टॉर्ट्स को और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, उद्देश्य क्या है, तो सबसे इसका एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य ये है कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स हैं इसको रोका जाए। भाई मल्टीप्लिसिटी, अगर हम कहते हैं आज ब्रीच हुआ तो ठीक है भाई, हम उसके लिए सूट फाइल करेंगे, फिर कल वही ब्रीच हो रहा है, फिर परसों भी वही ब्रीच हो रहा है, तो ये हर ब्रीच को अलग अलग काउंट करके अलग अलग सूट ना फाइल करके हम सभी के लिए एक ही साथ सूट फाइल करें। तो ये सूट की जो मल्टीप्लिसिटी है, मतलब बहुत सारे सूट्स नहीं फाइल करने पड़े। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ प्रोविजन हैज गॉट टू बी इनकॉर्पोरेटेड, दैट यू नो, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ प्रोविजन हैज गॉट टू बी इनकॉर्पोरेटेड, दैट इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स and to enable one action to be brought for all likes suffered during the whole period when the breach continued. That was right duties created जो भी है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से, ब्रीच ऑफ जो भी है कॉन्ट्रैक्ट में हो रही है, ऐसा होना चाहिए जिसको करेक्ट किया जा सके, and that was capable of being corrected and is not corrected, it is the breach of contract which continues there. सेक्शन दोनों पे एप्लीकेबल है, जैसे मैंने आपको बोला, टॉर्ट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। दिस वन, और यहाँ पे आपको ये देखना है कि रॉन्ग कॉन्टिन्यूइंग वन है, चलता आ रहा है कि नहीं चलता आ रहा है। आपको कंटिन्यूइंग ब्रीच का एग्जांपल मैंने शुरुआत में ही बोला था ना, एक स्टार्टिंग में ही बताया कि फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ मेकिंग द डिसीजन यू नीड टू फॉर्म दिस फाइल टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आपको ये कहा गया कि भाई आप 30 दिनों के भीतर जो इसका जो फॉर्म्स के रिलेटेड मैटर्स है, जो कंटेंट्स डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप फाइल करो। आपने 30 दिनों में फाइल नहीं किया तो ठीक है, क्या आपने 31st डे फाइल किया? नहीं। 32nd डे फाइल किया? नहीं। आप जब तक नहीं फाइल कर रहे हैं, ये आपका एक कॉन्टिन्यूटी ब्रीच चलती आ रही है, ये कॉन्टिन्यूस ब्रीच है। दैट्स द मैटर ऑफ द कॉन्टिन्यूस ब्रीच। मतलब अगर आपको कोई कहता है कि आपको इतने दिनों के भीतर ये काम कर लेनी है, तो जैसे ही वो डेट ख़त्म होती है वो आपका ब्रीच हो गया। लेकिन आप अगले दिन कर देते हैं तो आपका एक दिन का ब्रीच हुआ, आपको एक दिन के अकॉर्डिंगली जो फाइन या पेनल्टी है वो लगती है। 2 दिन का डिफॉल्ट हो गया, 2 दिन के अकॉर्डिंग रेगुलर चलता जा रहा है, देन इट्स कॉल्ड ऑफ कोर्स द कॉन्टिन्यूस ब्रीच देयर इन दिस सिचुएशन। दैट्स द मैटर वी गॉट देयर। टॉर्ट्स में आपको सारी बातें यहाँ पे आ रही हैं। दैट वाज ट्रेसपास आ गया, ड्रेनिंग वाटर ऑन प्लेंटिव्स लैंड विदाउट एक्वायरिंग एजमेंट्स एक्वायर किए बिना, मतलब उनसे पूछे बिना किसी के ज़मीन से वाटर लेना,
ट्रेडमार्क्स को इन्फ्रिंज करना, कॉपीराइट्स को इन्फ्रिंज करना, दिस वन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होती है? कोई ऑथर का राइट होता है, नहीं, कोई ऑथर का राइट होता है। और जब भी कोई ऑथर कोई चीज़ क्रिएट करता है, जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक कंपोज करता है या फिर एक ऑथर बुक लिखता है, तो पूरी उसके लाइफ टाइम तक ऑटोमेटिक कॉपीराइट रहती है और उसकी डेथ हो जाने के नेक्स्ट ईयर से 60 ईयर्स तक, आगे के 60 साल तक कॉपीराइट रहता है। एज पर द कॉपीराइट एक्ट आगे के 60 साल तक कॉपीराइट रहता है। और इस पीरियड के दरमियान अगर कोई भी पर्सन उससे बिना पूछे, बिना उसके परमिशन के उस बुक को प्रिंट करवाता है या करता है, या फिर उसको एडिट करता है, या फिर उसको एडेप्ट करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, या उसका ट्रांसलेटेड वर्जन्स बनाता है, तो दीज ऑल थिंग्स आर द इन्फ्रिंजमेंट देयर, यू नो। और ट्रेडमार्क्स क्या होती है? ट्रेडमार्क्स इज द सिंबल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का एक सिंबल होता है जिससे एक पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो रिकॉग्नाइज होती है। ये किसी कलर कॉम्बिनेशन फॉर्म में होता है, किसी वर्ड्स के फॉर्म में होता है। और ट्रेडमार्क की जो वैलिडिटी होती है वो 10 ईयर्स की होती है। 10 साल तक ट्रेडमार्क्स की वैलिडिटी होती है। तो अगर किसी के ट्रेडमार्क्स को दैट वाज कॉपीराइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, इंटरफेरेंस विद द राइट ऑफ इरिगेशंस, फॉल्स इंप्रीचमेंट्स, ये सब टॉट्स में आपने पढ़ा है। दैट वाज रिफ्यूजल ऑफ ए वाइफ टू लिव विथ अ हस्बैंड एंड राइट ऑफ वर्शिप्स, दिस वन। एक बहुत बड़ी केस स्टडी है इसमें, जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। केस स्टडी दैट वाज हुकुम चंद वर्सेस महाराज, दैट वाज बहादुर सिंह, 1933 का केस है, बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है। और इस केस में क्या होता था, जो एक दिगंबर जैन्स एक फुटप्रिंट्स की वर्शिप होती थी, एक फुटप्रिंट्स की वर्शिप करते थे वो कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, और इस फुटप्रिंट को चेंज कर दिया गया और किसी और के फुटप्रिंट से रिमूव कर दिया गया फुटप्रिंट्स, और रिप्लेस किया डिफरेंट फुटप्रिंट से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे कहता है कि जब तक ये फुटप्रिंट्स रिप्लेस हो गया है तो हर एक मोमेंट एक नई लिमिटेशन पीरियड मिल रही है। एवरी डे देयर वुड बी ए फ्रेश लिमिटेशन पीरियड। ऐसा नहीं कि वो फुटप्रिंट 3 साल 4 साल तक वहीं रह गया, फिर हम उस पर सूट फाइल करने जा रहे हैं तो वो लिमिटेशन बाद होगी, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 22 के अकॉर्डिंगली जो है एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड चलेगी। सही है, दिस वन दैट इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 22. This is called section 22. That was section 22. चलिए, तो छोटा सा प्रोविजन था सेक्शन 22, बट अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट प्रोविजन है। यहाँ पे वो केस स्टडी, आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, टॉर्ट्स हैं और कॉन्टिन्यूस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। देन देयर वुड बी अ फ्रेश लिमिटेशन पीरियड एट एवरी मोमेंट, हर समय। और हाँ, फॉर द टाइम बिंग तो ये टॉर्ट्स ही होगा। रिफ्यूजल ऑफ वाइफ टू लिव विथ हस्बैंड इज ए टॉर्ट, दिस वन that would be taught, and हस्बैंड भी वाइफ के साथ नहीं रहे तो एट द बिगनिंग स्टेज ये टॉट्स ही होता है, ये हो जाता है। सो दिस इज सेक्शन नंबर 22। एक बड़ा नॉर्मल सा प्रोविजन था सेक्शन 22, और हमारा लिमिटेशन एक्ट अब बिल्कुल फिनिश होने के सिचुएशन के ऊपर है। आज और एक क्लास और वी आर गोइंग टू फिनिश द लिमिटेशन एक्ट। एंड वन मोर थिंग आई मस्ट अनाउंस फॉर यू, ऑन टू द ट्यूसडे, दैट वाज ट्यूसडे, मैं कल क्लास लूँगा, परसों नहीं लूँगा, मंडे को, बट ट्यूसडे को हमारा टेस्ट है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को, जैसा कि हमने बोला था ट्यूसडे को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सही है, दैट वाज on Tuesday we have the specific relief act, you know, that is Tuesday, ठीक है, specific relief act। और I will give you the objective question based
टेस्ट होंगे, समझ लो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द 100 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं इसको करने के लिए। और दैट्स द टाइम वुड बी अकॉर्डिंगली, उसका टाइम एडजस्ट रहेगा। और PDF फॉर्म में आपको मैं ग्रुप में क्वेश्चन भेजूंगा और इमीडिएटली विद इन what you may say that 1.5 hour you have to complete all that questions, this one. नहीं, मेरा बिगनिंग स्टेज के मतलब मेरा ये है कि जब तक कोई वायलेंस नहीं होती है तब तक वो टॉट्स रहता है। दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट, है ना। Yes, 90 minutes we should be providing that, and this one. तो 90 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस देने चाहिए मुझे, दैट्स मैं कैलकुलेट कर लूँगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं पूरे स्पेसिफिकली के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और स्पेसिफिकली एक्ट के जस्ट बाद विद इन 3 to 4 days वी शैल बी गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट ऑन द लिमिटेशन एक्ट। सही है, टेस्ट दे के सारा फिनिश रखते हैं और एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर परफेक्ट हो गए, बना लिया बढ़िया से, देन चैप्टर आपका कंप्लीट है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम दैट। एग्जामिनेशन में हाउ टू राइट जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है व्हाट टू राइट। इफ़ यू नो व्हाट टू राइट देन हाउ टू राइट विल कम स्पॉन्टेनियसली, दिस वन। तो व्हाट टू राइट आप बेसिकली पहले सीख के रख लो, एंड हाउ टू राइट स्पॉन्टेनियसली सब आने लगेगा आपको। मैंने जैसे बोला, जो मुझे क्वेश्चंस लिख के, आंसर लिख के व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, मैं सब चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, गाइड भी कर रहा हूँ कि हाँ ये गलत है, ये सही है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू जस्ट डेवलप योर हैबिट दैट 1 question every day, you have to write the answer of 1 question every day। तो इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप एक 15 मिनट का टाइम सिर्फ दे के रखो, यहाँ 15 मिनट 15 मिनट्स मुझे बस इसके ऊपर देना है, एक क्वेश्चन हर दिन आंसर करने हैं, चाहे कहीं से उठा लो आप। मैं ट्यूसडे इसलिए बोला हूँ आपको क्योंकि आप मंडे में थोड़ा क्लास नहीं ले पाऊँगा, दैट्स वे ऑफ कोर्स आई एम गिविंग द ट्यूसडे, सो आपका गैप हो जाएगा। चलो आप प्रिपरेशन कर लो उसको, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, सेक्शन 23 के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। एंड सेक्शन 23 भी अपने आप में एक बहुत ही सिंपल सा प्रोविज़न है और बहुत ट्रिकी नहीं है सेक्शन 23, बट है थोड़ा सा छोटी सी बात समझने की है। इन केस ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर एन एक्ट विच डज नॉट गिव राइज टू ए कॉज ऑफ एक्शन unless some specific injury actually results therefrom, the period of limitation shall be computed from the time when the injury results। That's a very common thing, we got there। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब यहाँ देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ए है, बी है ना, ए है और बी है। ए ने बी को कहा कि इस बिल्डिंग को तोड़वा दो, ठीक है, इस बिल्डिंग को डेमोलिश करो। बी भी अपना लेबर्स वगैरह लेकर के आया और सब चढ़ गए बिल्डिंग के ऊपर। कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं, कुछ भी नहीं, ना बी ने कोई सेफ्टी मेजर्स दिया ना ए ने दिया, और सब ने बिल्डिंग तोड़ना शुरू कर दिया, है ना। सब ने बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया, सारे लेबर्स ने। अब क्या है, डेंजरस काफ़ी है, किसी के सर पे कुछ गिर जाए, किसी के ऊपर कुछ गिर जाए, काफ़ी डेंजरस है ना। तो अब काम तो गलत कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे हैं, काम तो गलत कर रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ गलत काम होने से ही लिमिटेशन शुरुआत नहीं हो जाएगी।
जब तक कोई इंजरी ना होती है, जब तक कोई इंजरी ना होती है तब तक लिमिटेशन शुरुआत नहीं होगी। जिस दिन इंजरी हुई है वहाँ से लिमिटेशन की काउंटिंग शुरू होगी, यही कहता है। इन केस ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर एन एक्ट which does not give rise to cause of action unless some specific injury actually results therefrom. The period of limitation shall be computed from the time when the injury results. एक वर्कर को 2 साल के बाद काम करने के 2 साल के बाद चोट लग गई, अब वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहा है, तो लिमिटेशन की काउंटिंग उस दिन से होगी जिस दिन से काम शुरुआत किया था या जिस दिन से इंजरी हुई थी। तो जिस दिन से इंजरी हुई थी वहाँ से लिमिटेशन की काउंटिंग होगी। दिस इज सेड बाय सेक्शन नंबर 23 दैट वाज। एंड यानी कि सेक्शन 23 लिमिटेशन को एक्सटेंड नहीं करता है, बल्कि वो ये बताता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, वेयर फ्रॉम द लिमिटेशन शुड बी स्टार्टेड, शुड बी काउंटेड, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, कौन से डेट से शुरुआत होगी, दैट इज सेड बाय दैट नो। तो सेम एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ भी दिए हैं। ए द ऑनर ऑफ द लैंड जो भी है, यहाँ पे सब सॉइल कोल्स की एक्सक्रेवेशंस की बात हो रही है, एंड दैट्स लीज की बात हो रही है। जब तक लैंडस्लाइड होती नहीं है, लैंड सबसाइड्स नहीं करती है, इंजरी नहीं होती है, तब तक लिमिटेशंस की शुरुआत नहीं होगी। सेम एग्जांपल आपको यहाँ पे तो सिंपली कहा, द्वारकानाथ कॉरपोरेशंस ऑफ कैलकाटा, दैट्स ये केस भी है जिसमें सिंपली कहा है कि म्यूनसिपैलिटी कॉस्ट सब्सिस्टेंस ऑफ द प्लेंटिफ्स हाउस बाई, जो सब्सिडेंस हो रही है प्लेंटिफ हाउस की, बाई कैरिंग ऑन सर्टेन एक्सकेवेशंस इन सबसॉइल। प्लेंटिफ ने डैमेज क्लेम किया, इट वॉज हेल्ड दैट द राइट टू सू अक्रू टू द प्लेंटिफ नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सकेवेशंस और subsidence but from the happening of the damage caused by the subsidence there which followed the excavations. this one तो सिंपल सा कहना है कि जब इंजरी होती है वहाँ से लिमिटेशन की काउंटिंग शुरू होगी। this one limitation will start from that was। और एक बात सेक्शन 24 बड़ी सीधी सी बात कहता है, छोटी सी बात कहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट ओनली बी डीम्ड टू बी मेड विद रेफरेंस टू द ग्रेगोरियंस कैलेंडर, दैट वाज जुलाइन कैलेंडर को करेक्ट करके दैट वाज ग्रेगोरियन कैलेंडर लाई गई, और जितनी भी काउंटिंग होगी दैट वाज ऑल दिस थिंग्स शैल बी एज पर दिस पर्टिकुलर कैलेंडर, दैट वाज जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली होगी। लेकिन अगर पार्टी ने कुछ अदरवाइज एग्रीमेंट कर रखा है तो उसको फॉलो करेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी इफ स्टेटिंग इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज अदरवाइज फिक्स्ड बाय द स्टिपुलेशन इटसेल्फ, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। इन दैट सिचुएशन दिस सेक्शन इज नॉट वेरी मच एप्लीकेबल। कहते हैं दैट शैल बी डीम्ड टू बी मेड, डीम्ड टू बी मेड इट जस्ट मीन दैट इफ नथिंग इज गिवन, if nothing was set in default then it is deemed to be made। जब हमने पहले से सेट कर रखा है तब ये प्रोविजंस नहीं लगेगा, जब हमने कुछ भी सेट नहीं कर रखा है तब का मतलब होता है डीम्ड टू बी मेड। ग्रेगोरियन कैलेंडर दिस वन। हमने अगर अपने पैरामीटर सेट कर रखे हैं तो सेक्शन 24 का कोई रोल नहीं है, और अगर हमने अपने पैरामीटर को सेट नहीं कर रखे हैं तो सेक्शन 24 जो है यहाँ पे कोई काम का मैटर नहीं है। सो दैट्स द मैटर वी हैव टू सी दैट नो दिस वन। चलिए क्लियर। तो आज बड़े छोटे छोटे प्रोविजंस ले रहे हैं, लेकिन 25, 26 एंड 27 ये तीनों साथ पढ़ने वाला प्रोविजन है, बहुत बढ़िया है और काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। 25, 26 एंड 27 इन तीनों को साथ करना होगा, और दिस वन इसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड, पहले आप हेडिंग को, टाइटल को समझिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहता है किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए जो कुछ एड्स कुछ एक्ट्स में ही अवेलेबल होते हैं। दो तरह के एड्स होते हैं, एक इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड्स। और जहाँ इंटरनल एड्स की बात करते हैं वो पहले ही कहता है कि आप पहले एक्ट के जो टाइटल, जो किसी भी प्रोविजंस को पढ़ रहे हो उसके टाइटल को पहले प्रॉपरली समझ लो, फिर आगे के प्रोविजन को समझने की कोशिश करो। पहले टाइटल, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द टाइटल सेज, तो समझना आसान हो जाएगा। तो कहते हैं एक्विजिशन ऑफ एजिमेंट्स बाय प्रिस्क्रिप्शंस। पहले इसका मतलब समझिए, एजिमेंट्स बाय प्रिस्क्रिप्शंस क्या होती है। अच्छा, एजिमेंट्स का मतलब क्या होता है ना कि हम अगर किसी के लैंड से कोई बेनिफिट ले रहे हैं, देन हम कहते हैं ये हमारा एजिमेंट्स है। किसी के लैंड से कोई बेनिफिट ले रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि हम, ये वो बेनिफिट नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट करके लिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट करके लिए हैं तो वो एजिमेंट्स नहीं है, ठीक है ना। बिना कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हम किसी के लैंड से अगर कोई बेनिफिट ले रहे हैं, देन इट्स कॉल्ड व्हाट, एजिमेंट्स। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स के साथ भी समझा दूँ। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये मेरा फील्ड है, खेत है, सही है, दिस इज़ माई फील्ड। गांव में इसको खेत कहते हैं, मैं भी खेत बोलता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब खेतों में क्या होती है ना, अक्सर पानी की ज़रूरत पड़ती है कि भाई पानी कहाँ से लाए। अब एक पर्सन का ये जो खेत है K2, ये किसी दूसरे का है, और यहाँ पे वाटर है, वाटर का रिसोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तालाब है मान लो। तो हमने क्या किया ना, ये रास्ता बना लिया यहाँ से उसकी, इसके ज़मीन के ऊपर से, ताकि पानी जो है हमारी खेतों में ऐसे आती रहे, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, एजिमेंट्स हुआ। हमने कोई K2 से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, हम अपने आप सोचे कि भाई ये कहाँ यहाँ पर रहता है, ये तो शहर में रहता है, खूब पैसे कमाता है, कोई देखने वेखने थोड़ी ना आता है, ऐसा करते हैं ना, इसके खेतों में से अपना पानी निकाल लेते हैं, ये रास्ता मैं ऐसे बना लेता हूँ। तो अब सुनो, ये बात ऐसा तो कर लिया। अब इसी चीज़ के ऊपर यहाँ, इसी को हम कहते हैं ये क्या है, एजिमेंट्स किया, एजिमेंट्स है। किसने एजिमेंट्स लिया, मान लो ये ए है और ये बी की ज़मीन है, तो ए का ये एजिमेंट्स हुआ जो वो बी के लैंड से ले रहा है। अब सिचुएशन को समझिए जरा, यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इसको समझिए। अब यहाँ सिचुएशन समझिए क्या कह रहा है। कहता है एक्विजिशन ऑफ एजिमेंट्स बाय प्रिस्क्रिप्शन। ए ने एजिमेंट्स एक्वायर किया। अब चूंकि हम एजिमेंट वर्ड ही बोलते हैं तो इसका मतलब है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट का एक्वायर किया है, उससे पूछा कुछ नहीं और एक्वायर कर लिया, सही है, और वो भी नहीं रोकने आया है। तो ये सारी बातें इन डिफ़ॉल्ट चल रही है। और बाई प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बाई वेरी लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से वो इस काम को कर रहा है। आप देखते हैं ना, कई बार होता है हम उसकी ज़मीन से पानी का रास्ता निकाल रहे हैं, कई लोग उसके ज़मीन से चले जा रहे हैं, रास्ता बना लेते हैं, किसी का खाली प्लॉट होता है तो वहाँ पार्किंग के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो दीज थिंग्स द पॉइंट हियर। तो अगर ऐसा होता रहता है और बिल्कुल वो सिलसिला चलता रहता है, एक लंबे समय तक वो सिलसिला चलता रहता है, तो सेक्शन 25 का इसके ऊपर कुछ कहना है। अब देखिए सेक्शन 25 क्या कहना चाहता है, अब इसको समझिए, एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से समझिए, फिर मैं पॉइंट्स को पढ़ाता हूँ। कहते हैं वेयर द एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट or air and for any building have been peaceably enjoyed therewith as an easement and as of right without interruption and for 20 years। मैं पहले आपको 20 years का जो डेडलाइन है, जो एक क्लॉग है, उसको ध्यान में रखिए आप और एक बड़े आराम से समझिए इस मैटर को। सुनिए, अब देखो ये मेरा घर है, ये एक घर है, ए का है, और इधर इस घर में ना इधर विंडो है, मतलब एक विंडो लगी खुली हुई है इधर, और जिस विंडो से इसका लाइट आ रहा है, एयर आ रहा है, और ये प्लॉट बी का है, खाली प्लॉट है बी का, ये खाली प्लॉट है।
तो ए एजमेंट ले रहा है, किससे ले रहा है? बी से। मतलब अपना प्लॉट जरा भी नहीं छोड़ा, पूरा प्लॉट पकड़ के अपना घर बनाया और उसमें विंडो भी डाल लिया है, और बी के लैंड के थ्रू उसके लाइट्स एयर आ रहे हैं। तो अब देखो क्या कहता है, वेयर द एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट एयर टू एंड फॉर एनी बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग, हैव बीन पीसफुली इंजॉयड। ये पीसफुली इंजॉय कर रहा है। कैसे इंजॉय कर रहा है? क्योंकि बी ने अपना कोई घर तो बनाया ही नहीं है उसके ऊपर। बी है कहाँ? रह रहा है कहीं और दूर शहर में, कहीं जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो ये सब देखने नहीं आ रहा, उसको कोई टेंशन ही नहीं इन बातों की, पीसफुली इंजॉय कर रहे हैं। दैट वाज एंड एज ए राइट, दैट वाज एंड एज ए राइट विदाउट इंटरप्शंस। इंटरप्शन का मतलब मैं अभी बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन में इंटरप्शन का मतलब दिया हुआ है, लेकिन इंटरप्शन का मतलब अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, थोड़ा सा वेट कर लो आप। और जो ये इंजॉय कर रहा है ना, वो 20 ईयर्स, 20 साल से इंजॉय कर रहा है, 20 ईयर्स से इंजॉय किया जा रहा है इस चीज को, है ना। या फिर यहाँ इसका खाली प्लॉट है, इस पर अपनी गाड़ी लगाता है, अपनी कार पार्क करता है, दूसरे कॉलोनी वाले भी आते हैं यहाँ कार पार्क कर जाते हैं, तीसरे लोग भी यहाँ पे गाड़ी पार्क कर जाते हैं। और ये जो सिलसिला है वो 20 साल से चल रही है, और वो भी कैसे? बिना कोई इंटरप्शंस, बिना कोई इंटरप्शंस के। मतलब कोई थर्ड पार्टी इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रही। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट इसका मालिक ही करे, कोई थर्ड पार्टी इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रही है, और ये यूज किए जा रहा है। या फिर दूसरी बात भी हो सकती है, कोई रास्ता है। अब इसमें सिर्फ लाइट और एयर पे ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये वे है, रास्ता। रास्ता मतलब समझा ना आपको, जो आपके हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो ये रहा, ये हमारा जगह है, और ये बी का प्लेस है, और ये सड़क है, रोड है। अब ए कहाँ से रोड पे जाएगा, कैसे रोड पे जाएगा? तो ए ना बी के ही ज़मीन को यूज़ करके इस सड़क पे जाता है, रोड पे जाता है। अच्छा, बी ने भी कोई इंटरप्शन से नहीं किया, कभी रोका ही नहीं। जाओ, हम दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं, कोई पैसे वैसे हम तुमसे नहीं लेते, पर यूज़ कर दो तुम, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, रास्ता तो ये वे के तौर पे। या वाटर कोर्स, वाटर कोर्स में जो आपको खेत वाला एग्जांपल दिया था कि भाई पानी का सोर्स उसी के ज़मीन को होकर आ रहा है। और यूज ऑफ एनी वाटर और एनी अदर एजिमेंट्स व्हाट्सएवर, एनी अदर एजिमेंट में आप कार पार्किंग भी रख लो, व्हाट्सएवर जो भी आ गया यहाँ पर। वेदर एफर्मेटिव और नेगेटिव। अच्छा, एफर्मेटिव और नेगेटिव का मतलब वर्ड बड़ा सिंपल होता है। कभी कभी एफर्मेटिव होता है ना, जैसे कि भाई आप यूज तो कर रहे हैं, हम आपको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, छोड़ो जाने दो, दैट वाज, हम आपको कुछ भी नहीं बोलने जा रहे हैं, आप करो ना करो, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, नेगेटिव मतलब कभी कभी आके बोल जाते हैं कि भाई साहब यहाँ पे पार्किंग मत करो, ये मेरी प्लॉट है, आप यहाँ पे पार्किंग मत करो, ये क्या कर रहे हो, मेरी ज़मीन से होकर के पानी निकाल रहे हो, ये सब गलत है, ये सब काम मत करो। मतलब नेगेटिव और एफर्मेटिव, दैट वाज द मैटर। मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे उस चीज़ को रोकने के लिए, बट हाँ हम थोड़ा स्ट्रिक्ट जरूर हैं। तो चाहे वो एफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दैट वाज, इसको इंटरप्शन नहीं कहते हैं। अब क्या हुआ, वो क्या कह रहा है, पीसफुली इंजॉय कर रहा है, पीसफुली इंजॉय कर रहा है, ओपनली इंजॉय कर रहा है, सारी दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं कि भाई वहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं या वहाँ से चल के आ रहे हैं, उसी को रास्ता बनाया हुआ है, बाई पर्सन क्लेमिंग टाइटल देयर टू, जो भी एजिमेंट है, और बिना कोई इंटरप्शंस के। और कितने दिन के लिए? 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए, कम से कम फॉर 20 ईयर्स। तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ये दोनों बात एक ही कहता है। ये पैराग्राफ कहता है कि भाई ये जो बता रहा है आपको लाइट एयर, उसकी बात कह रहा है, ये बता रहा है आपको दैट वाज, ये आपको बता रहा है कि भाई बिल्डिंग्स के बारे में, एयर के, वाटर के बारे में, वाटर कोर्स के बारे में। सो दिस आर द मैटर विच वाज स्पेसिफाइड हियर दैट नो। और टाइमिंग दोनों में सेम है। कितने समय का टाइम है? 20 ईयर्स का टाइम है, 20 साल का टाइम है। तो अगर 20 साल तक ये यूज कर लिया तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तब उसके लिए रिजल्ट कह रहा है 20 द राइट ऑफ सच एक्सेस यूज ऑफ लाइट, सच एक्सेस यूज ऑफ लाइट, एयर, वे shall be absolute
और इनडिफिसिबल, मतलब बी जो उसको यूज कर रहा था वो अब एक एब्सोल्यूट हो गया, अब उसे कोई छीन नहीं सकता, मतलब वो राइट उसका बरकरार हो गया। जिसको 20 ईयर्स से अपनी जगह की परवाह नहीं थी, वो अब आ जाता है तो उसको कोई रेमेडी यहां पे नहीं मिल पाएगी, तो वो एब्सोल्यूट हो जाता है, इनडिफिसिबल हो जाती है। तो ये सिचुएशन हो जाता है। अब मैं सीधी सी बात आपको बता दूं, अगर मैं 20 ईयर्स से, अगर मान लो मैंने यहाँ एक पर्सन ने यहाँ घर बना लिया, यहाँ इसकी विंडो है, लाइट एयर आ रही है, और ये बी का प्लॉट है, और 20 ईयर्स ऑलमोस्ट उसने ऐसे ही छोड़ दिया है इस चीज़ को। उसके बाद चाहता है कि वो अपना यहाँ पे घर बना ले, दिस वन, इसी विंडो को बंद हो जाइए, तो वो नहीं कर पाएगा, उसको लाइट एयर के लायक जगह छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ जो उसका जो अधिकार होता है वो एब्सोल्यूट हो जाता है, वो इनडिफिसिबल हो जाती है वो राइट। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल मैटर विच वी हैव गॉट दैट, यू नो, दैट मच। That is subsection 1. If it is clear, then let me know. चलिए बताइए, क्या ये प्रोविजन आपको क्लियर है? आगे बढ़े। प्रिस्क्रिप्शंस लिखा है, the word prescription is there. सही है, प्रोविजन आपको क्लियर है? सबसेक्शन 1 के आगे बढ़े हम। Should we proceed further? या मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूं? I'm not getting the reply. The 20 year is a very important period here. मतलब 20 साल के बाद आपके हाथों से निकल जाती है आपकी प्रॉपर्टी, so and this provision is just limited to easement only, it just restricted to easement only. It doesn't mean that कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम किसी घर में रहते हैं बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट के, तो सेक्शन 25 हमको उसके ऊपर टाइटल दिलवाता है, लेकिन है सेक्शन 27 में ऐसा प्रोविजन है और वो 12 ईयर्स की ही बात करेगा। सो वेयर द एक्सेस ऑफ यूज, कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर आप फिर से ध्यान रखिएगा। यूज ऑफ लाइट और एयर कहाँ पे? टू एनी बिल्डिंग, टू एनी बिल्डिंग, किसी और के जगह से ले रहे हैं और पीसफुली इंजॉय कर रहे हैं एज एन एजमेंट एंड एज ए राइट विदाउट इंटरप्शन। I need to explain the meaning of interruption as well.
अगर इस 20 ईयर्स के दरमियान अगर कोई इंटरप्शंस आती हैं तो फिर ये प्रोविजंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर इंटरप्शन आती है तो। लेकिन इंटरप्शन क्या है अभी वो एक्सप्लेनेशंस पे अभी मैं आके बताऊंगा इंटरप्शंस क्या होती है, ठीक है। अगले मैटर के ऊपर आइए। अब समझिए ज़रा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट मैटर को समझिए। अब क्या होता है, ए है और बी है, सही है ना। मैं ऐसे समझाता हूँ इसी को सिचुएशन बनाकर, यहीं पे आपको इसी एग्जांपल में लेके आता हूँ। अब यहाँ पे इसी एग्जांपल में आगे बढ़िएगा तो ए 20 ईयर्स से ना ऑलमोस्ट 20 साल से ए वाटर कोर्स कहाँ से ले रहा है, बी के लैंड के ऊपर से ले रहा है। मतलब बी के लैंड से ये रास्ता बना हुआ है और जो पानी बह करके ए के ज़मीन पे ए के खेतों में जाती है। तो 20 ईयर्स के बाद क्या होगा, क्या ए बस शांत रहे, कुछ ना करे, हमेशा के लिए वो पानी लेता रहेगा वहाँ से? तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ईच ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 20 years shall be taken to be a period ending within 2 years next before the institution of the suit, wherein the claim to which such period relates is contested। अब इसका मतलब समझ लीजिए पहले क्या है यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है कि जब 20 years कंप्लीट हो जाता है, 1 मिनट, हाँ, इसका मतलब ये होता है जब 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब 20 साल कंप्लीट हो जाए तो ए को ना इसकी डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से। मतलब एक डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए जाएगा ए, सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए, इसके साथ वहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई हमारा यहाँ पे टाइटल एब्सोल्यूट हो गया है और आप इसको हमारा यहाँ पे टाइटल डिक्लेयर कर दीजिए ताकि आगे भी हमारे को कोई डिस्टर्बेंस ना आए। और वो टाइम कितने दिन का है उसके पास, 2 साल का। मतलब ये 20 ईयर्स कंप्लीट होने के 2 साल के भीतर विद इन दिस 2 years दैट ए हैज़ टू गो टू द कोर्ट फॉर हैविंग ए डिक्लेरेटरी डिग्री इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इट सेज दैट। इट सेज दैट ईच ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 20 years, that was 20 plus 20 plus 20 whatsoever, shall be taken to be a period ending within 2 years next before the institution of the suit। मतलब ये 2 साल खत्म होने के ठीक पहले, that was wherein the claim to which such period relates is contested। तो आपको यहीं पे उस क्लेम को कंटेस्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई कि यू हैव टू क्लेम दैट पर्टिकुलर थिंग, आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पे कंटेस्ट करनी पड़ेगी। जस्ट मिनट, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि 20 ईयर्स फिनिश हो गया ऑटोमेटिकली हो गया हमारा। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, जो रास्ते पे, जो ज़मीन पे जो अधिकार था ऑटोमेटिकली हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट, सो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डिक्लेरेटरी डिग्री भी लेनी पड़ेगी कि यस राइट फ्रॉम सच एंड सच पीरियड वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, this one। नॉट क्लियर, फिर आप इसको एक बार पढ़ते हैं हम उसके अकॉर्डिंगली। सबसेक्शन 7 देखिए, यहां कहते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ईच ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 20 years। पहले यहां समझ गए, मतलब ये जो 20 years तक जो ए यूज करता रहा एजिमेंट्स को, shall be taken to be a period ending within 2 years, मतलब यहां से 2 साल, 2 years next, मतलब 20 plus 2 years, that is 2 years next, 2 years next before the institution, that's before the institution, मतलब इसे ठीक पहले institution करो of the suit,
वेयर द क्लेम टू विच सच पीरियड रिलेट्स इज कंटेस्टेड। तो सिंपल यहाँ पे ये मतलब होता है कि आपको इस चीज को क्लेम जो है आपको कंटेस्ट करनी पड़ेगी, डेट इज कंटेस्ट करना पड़ेगा। और कंटेस्ट करने के लिए मैंने आपको उसको स्पेसिफिकली फैक्ट से कोरिलेट किया है कि भाई सेक्शन 34 क्या कहता है। सेक्शन 34 क्या कहता है? सेक्शन 34 प्रॉपर्टी के राइट्स को डिक्लेयर करता है। सेक्शन 34 राइट्स को डिक्लेयर करता है, मतलब अगर आपको राइट चाहिए इसके ऊपर, मतलब लीगल राइट चाहिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर, देन यू हैव टू गो टू द कोर्ट under section 34 of the specifically fact and you have to claim this period of 2 years has got to be given there, no। तो ये आपको राइट क्लेम करने का 2 साल यहाँ पे दिया गया है। यही चीज कहता है each of the said period of 20 years shall be taken to be a period ending within 2 years। मतलब आपका जो ये 20 साल का पीरियड है ये आगे का 2 साल के बाद आपका खत्म हो जाएगा उसके ऊपर से राइट। फिर ये तो आपका था, लेकिन यहाँ से 2 साल फिनिश हो जाने के बाद आपका वो राइट खत्म हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे नहीं जा रहे हैं तो आपको यहाँ कोर्ट की डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी, डिक्लेरेटरी डिग्री लेनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट ईच ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 20 years shall be taken to be a period ending within 2 years next before the institution of a suit। that was यहाँ के बाद एंड हो जाएगा। तो आपको एंड होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दैट्स वाई आई हैव टोल्ड यू दैट आपको यहाँ पे कंटेस्ट करना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी के लिए, इस राइट के लिए आपको यहाँ पे कंटेस्ट करना पड़ेगा। कंटेस्ट करने का प्रोविजन क्या है मैं आपको यहाँ पे कोरिलेट कर दिया, दैट इज सेक्शन 34 ऑफ द स्पेसिफिकली फैक्ट। आपको उस प्रोविजन पे जाकर के मतलब कोर्ट से यहाँ पे डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि हम 20 ईयर्स से इस जगह को यूज कर रहे हैं, तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि हम इसको आगे भी पीसफुली यूज करते रहें। सही है। तो सच काइंड ऑफ डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन दैट यू नो इफ ए पर्सन इज नो नॉलेज अबाउट द एजमेंट ऑफ हिज प्लॉट। आपका प्लॉट है, आपको तो नजर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी, है ना। अब सरकार के पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, सरकार कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगी। तो अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो 20 ईयर्स की जगह आप 30 ईयर्स यहाँ पे कर रख लीजिएगा, 30 साल, 20 साल की जगह अगर आम इंसान की प्रॉपर्टी है देन 20 ईयर्स, और अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है देन 30 ईयर्स। दैट वाज हाँ, मैं वही कह रहा हूं आपको, 20 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको डिक्लेरेटरी डिग्री अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट में, और जब डिक्लेरेटरी डिग्री आप अप्लाई कर देते हैं तो आप आगे पीसफुली और इंजॉय करते रहिए। मतलब यहां पे आपको राइट हो जाता है कि आप उस चीज को क्लेम कर सकते हैं। But you have to go for the declaratory degree within 2 years from the date of the expiry of the 20 years. You have to go for the declaratory degree. थोड़ा टेक्निकल प्रोविजन है बट दैट्स वेरी मच नॉर्मल, और काफ़ी यूज़ होता है ये प्रोविजन, काफ़ी यूज़ होता है। जितने भी रास्ते के तौर पे ज़मीन यूज़ की जाती है ना, कोई मंदिर के ज़मीन को रास्ता बना लिया है, कोई अब आप देखते हो ना कि लोग घर बना रहे हैं, लाइट एयर दूसरे के ज़मीन से आ रही है, ठीक है ना, और फिर क्यों आगे के लिए रेगुलेशन बनाई जाती है एमसीडी की तरफ से कि भाई आपको इतना ज़मीन छोड़ना पड़ेगा ताकि उसकी लाइट एयर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, जिसने घर ऑलरेडी बना लिया है उसकी लाइट्स और एयर डिस्टर्ब ना हो। तो अगर वो पर्सन कभी प्लीड भी करता है इस बात को कि साहब ये तो गड़बड़ है कि उसने तो अपना ज़मीन नहीं छोड़ा, मेरे को छोड़ने को कह रहे हैं, तो यहाँ पे सेक्शन 25 दैट्स दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज देयर जो कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सही है। शुड वी गो ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। चलिए, एक्सप्लेनेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन पे ऊपर आइए कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन कहता है, देखिए, नथिंग इज एन इंटरप्शन। आपको कहते हैं ना 20 ईयर्स तक यूज करना है आपको, और वो भी विदाउट इंटरप्शन। तो इंटरप्शंस क्या होता है वो तो नहीं बताया गया है, क्या नहीं होता है ये जरूर बताया गया है। मतलब व्हाट ऑफ द थिंग्स
cannot be called as interruption. This thing has got to be explained here. तो देखते क्या इंटरप्शन नहीं है, तो पहले देखिएगा यहाँ पे देखिए, नथिंग इज एन इंटरप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन अनलेस देयर इज एन एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस। अब पहली बात देखिए, एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस। एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस का मतलब क्या हुआ कि भाई हम इस प्लॉट पे कार पार्क करते थे, चलो 1-2 दिन नहीं किया, इट डजंट मीन दैट एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस। 2 दिन नहीं किया, 4 दिन नहीं किया, 10 दिन नहीं किया, कोई रीजन से नहीं किया, इट डजंट मीन दैट इट्स एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस, दैट यू नो दिस वन ऑफ द पोजीशन और एंजॉयमेंट बाय रीजन ऑफ एन, यहां देखिएगा, ऑब्स्ट्रक्शंस बाय द एक्ट ऑफ सम पर्सन, किसी पर्सन के एक्टिविटी के वजह से। कौन सा पर्सन? अदर देन क्लेमेंट। क्लेमेंट मतलब मैं जो क्लेम करने वाला हूं आफ्टर 20 ईयर्स, मेरे के अलावा अगर किसी और ने ऑब्स्ट्रक्ट किया है, यहां से आप इसको यूज मत करो, और वो हमने डिसकंटिन्यू किया है उस चीज को यूज करने से। कितने दिन के लिए? तो अनलेस सच ऑब्स्ट्रक्शन इज सबमिटेड टू और रिक्वेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, आफ्टर द क्लेमेंट हैज नोटिस्ड देयर ऑफ एंड ऑफ पर्सन मेकिंग और ऑथराइजिंग द सेम टू बी मेड। तो अब देखिए, इंटरप्शन का मतलब अगर मैं समझाऊं आपको तो 4 बातें इंटरप्शन होनी चाहिए। 4 बातें। पहली, एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस। दूसरी बात, दैट वाज ऑब्स्ट्रक्शन जो होगी बाय द एक्ट ऑफ सम अदर पर्सन। तीसरी बात, डिसकंटिन्यूएंस होगी फॉर 1 ईयर एटलीस्ट, कम से कम 1 साल के लिए। और चौथी बात, जो क्लेमेंट जो है, मतलब जो यूज कर रहा है, उसको नोटिस भी होनी चाहिए, हैज नोटिस। दिस इज कॉल्ड इंटरप्शन। मतलब अगर इंटरप्शन हो जाता है तब वो 20 ईयर्स की जो काउंटिंग है वो ब्रेक हो जाती है, तब फिर सेक्शन 25 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Yes, you are very right. Once the decree is granted, it becomes final. मतलब जिसकी वो जमीन थी, जिसका वो प्लॉट था, वो उसके हाथों से फिर निकल जाएगा, वो एरिया उसके हाथों से निकल जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा मैटर है कि अगर हम किसी के ज़मीन से होकर के, किसी के प्लॉट से होकर के आते जाते थे, सही है ना, हम किसी के प्लॉट से, अब सीधी सी बात सुन लीजिए, हम किसी के प्लॉट से होकर के आते जाते थे, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, हमने कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था आपस में बैठ करके, हम बस उसका प्लॉट खाली था, हम आते थे जाते थे, वही होता था, और उसको भी कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो भी सोचा खाली है, मेरे को क्या करना, जब घर बनाना होगा तो बनाएंगे। अब वो 5 साल बीत गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, कभी घर नहीं बनाया, तो ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स अब हमारे पास राइट है कि हम आगे भी उसको आने जाने का रास्ता के तौर पे यूज़ करें, लेकिन शर्त यह है कि विद इन 2 ईयर्स हमें कोर्ट में पहुंचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि साहब एज पर सेक्शन 25 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट हमारे पास ये राइट बन रहा है, सो प्लीज ग्रांट अ डिक्लेरेटरी डिक्री इन ऑर्डर टू यूज दिस पर्टिकुलर लैंड एज ऑफ माई वे। तो कोर्ट डिक्लेरेटरी डिक्री ग्रांट कर देगी। जब कोर्ट डिक्लेरेटरी डिक्री ग्रांट कर दी तो वो पोर्शन लैंड का उसके हाथों से फिर निकल जाएगा, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। दिस इज द पॉइंट कॉल्ड हियर। लेकिन शर्त ये है कि 20 ईयर्स तक यूज करें, बिना कोई इंटरप्शंस यूज करें,
दैट इज अ वेरी प्राइम कंडीशन विदाउट एनी इंटरप्शंस। सही है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्लॉट 20 ईयर्स तक ऐसे ही छोड़ दिया होता है तो खतरा है। दिस वन, क्लियर है? शुड वी प्रोसीड फर्दर ऑन टू सेक्शन 26? आगे बढ़े सेक्शन 26 के ऊपर। हम सेक्शन 26 के ऊपर जा रहे हैं। सेक्शन 25 में कुछ नहीं है, आप एक बार रीड कीजिएगा एज इट इज, जैसा स्टोरी समझाया है उसके बेसिस पे बिल्कुल याद रहेगा। लाइट, एयर, वाटर कोर्स, वे, एनी अदर थिंग, सब चीज़ पे एनी अदर थिंग वेदर एफर्मेटिव और नेगेटिव व्हाटसोएवर यूज़ किया है 20 ईयर्स तक, वो भी क्या विदाउट इंटरप्शंस, पीसफुली इंजॉय किया है, दैट वाज, और ओपनली इंजॉय किया है, पीसफुली ओपनली दोनों इंजॉय किया है। What having question, what if the original owner has the genuine reasons for not using the property for 20 years? If the person is government employee and living government house, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट के हाउस में यूज़ कर रहा है, अपने लैंड को देखने तो आ सकता था ना, ये सब कोई रीजन नहीं चलता है। सब सेक्शन 25 कह दिया कि भाई एक सेट फॉर्मूला दे देता है कि भाई ये है ऐसा, देन यू कांट बी डिफेंसिव ऑन दैट, यू नो। आप ये कह सकते हो इंटरप्शंस किया था हमने तो FIR वगैरह भी करवाया था, पुलिस में गए थे इसको रोकने के लिए, सो दिस वन द मैटर कॉल्ड हियर। ये सब रीजन नहीं चलता। ऐसे ही तो कितने ज़मीन जायदाद कैप्चर हो जाते हैं दूसरों के हाथों से, कितनी लोगों की ज़मीन रास्ते में चला जाता है, गांव में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई ये तो रास्ता ही है। फिर तो अगर आपके ज़मीन पे कोई इंक्रोच करता है तो वाकई सही में तो ध्यान आपको रखना है ना। अब 20 ईयर्स तक आपने ध्यान ही नहीं रखा तो कोई भी समझेगा कि भाई आपके पास तो बहुत कुछ है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना आपकी चीज़ इसको दे दी जाए। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भी तो कुछ इसी दिशा में है, समाजवाद, सोशलिस्ट है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही चल रहे हैं ये भी, कि जिनके पास बहुत है, इतना है कि उसको कुछ परवाह ही नहीं है कि कौन उसका चीज़ यूज़ कर रहा है, कौन उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, उसको कोई परवाह ही नहीं है। और वो भी कोई 1-2 साल नहीं, इट्स 20 ईयर्स, 20 साल तक उसको कोई होश ही नहीं है। तब तो जानी चाहिए उसके पास जो उसको एंजॉय कर रहा है। चलिए, तो ये बड़ा सिंपल है, 2 ईयर्स के भीतर डिक्लेरेटरी डिग्री लेनी है और 30 ईयर्स इन केस ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, दैट वाज। और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इसका बता दिया काफ़ी प्रॉपरली, व्हाट्स द एक्सप्लेनेशन ऑन दैट नोट, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज थिंग्स, यू नो, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए सेक्शन 26 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 26 मतलब ऐसे टेक्निकल प्रोविजंस, बेसिकली लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, दैट वाज एजिमेंट्स एक्ट, इन सब एक्ट में बहुत हैं इस तरह के टेक्निकल प्रोविजंस, और ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ। सेक्शन 26 पाइएगा।
सेक्शन 26। सेक्शन 26 क्या कहता है? एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्सनर ऑफ सर्वेंट टेनमेंट, दैट मीन्स सर्वेंट टेनमेंट। पहले मैं आपको हेडिंग समझा देता हूँ। ये रिवर्सनर ऑफ सर्वेंट टेनमेंट का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है? फिर मैं आता हूँ इस सिचुएशन के ऊपर, इस मैटर के ऊपर आता हूँ फिर। अब एक सिचुएशन समझिए, ज़रा ध्यान से सुनिए। ए है, सही है? ए प्रॉपर्टी बी को देता है, रेंट पे देता है। सपोज करो, सपोज कीजिए ए प्रॉपर्टी बी को रेंट पे देता है, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के बाद प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी? ए के पास आएगी। और अगर ए की डेथ हो गई है, दैट वाज इन केस ऑफ एज डेथ, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए। लेकिन जिसके पास ये प्रॉपर्टीज है, जो भी प्रॉपर्टी जिसके पास ये प्रॉपर्टीज है ना, उसको हम कहते हैं ये प्रॉपर्टी का रिवर्सनर है। दैट्स कॉल्ड द रिवर्सनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सही है ना? इसको हम कहते हैं रिवर्सनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, सर्वेंट टेनमेंट का मतलब बता देता हूँ। सर्वेंट टेनमेंट क्या मतलब होता है, जरा इसको भी समझ लो। सपोज कीजिए कि ये प्लॉट है, ये घर है ए का, हाउस है, और ये प्लॉट है बी का, प्लॉट है, ये बी का प्लॉट है, ठीक है ना? अब यहाँ पे समझिए, ये जो बेसिकली जो मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, ईजीमेंट एक्ट में बताते हैं कि भाई डोमिनेंट हेरिटेज क्या होता है और सर्वेंट टेनेमेंट क्या होता है। तो देखो, जिस घर में, जिस घर को यूज़ करने के लिए, जिस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए अगर किसी दूसरी प्रॉपर्टी की हेल्प की ली जाती है, तो जो प्रॉपर्टी हेल्प ले रहा है वो होता है डोमिनेंट हेरिटेज, और जिसका हेल्प लिया जा रहा है उसको हम कहते हैं सर्वेंट टेनेमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इस हाउस में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी कार की पार्किंग यहाँ करते हैं, सही है ना? यहाँ कार की पार्किंग करते हैं यहाँ पे, मतलब हाउस को पीसफुली इंजॉय करने के लिए ये इस प्लॉट को भी यूज़ करते हैं, ठीक है? वो इस प्लॉट को भी यूज़ करते हैं। तो हम इस हाउस को कहेंगे यहाँ पे डोमिनेंट हेरिटेज, दैट्स कॉल्ड ये डोमिनेंट हेरिटेज। और जो दूसरा वाला जो प्लॉट है, मतलब जिससे हम बेनिफिट ले रहे हैं, हम उसको कहते हैं सर्वेंट टेनेमेंट। टेनेमेंट, that is called servant tenement and dominant heritage. This one आप यहाँ समझिए। सो हाउस और ये अब समझिए जरा पॉइंट को। तो सर्वेंट टेनेमेंट आप समझ रहे हैं किसको कहते हैं? सर्वेंट टेनेमेंट मतलब हमारे घर के आसपास जो भी खाली प्लॉट्स हैं, है ना, किसी दूसरे का प्लॉट होगा, खाली पड़ा होगा, वो सब क्या है? सर्वेंट टेनेमेंट है। मतलब हम अपने घर को इंजॉय करने के लिए अगर हम उनका प्लॉट यूज़ कर रहे हैं, खाली पड़ा है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? वो सर्वेंट टेनेमेंट हो गया। और हमारा हाउस क्या हो गया? डोमिनेंट, दैट वाज डोमिनेंट हेरिटेज हो गया। डोमिनेंट हेरिटेज एंड सर्वेंट टेनेमेंट, these two things are there. अब समझिए जरा, अब हेडिंग आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको ये सिचुएशन, ये कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। अब कहते हैं एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्सनर ऑफ सर्वेंट टेनेमेंट।
एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्सनर ऑफ सर्विंटेनमेंट। अब आप यहां पे रिवर्सनर समझ रहे हैं, किसका रिवर्सनर? जो सर्विंटेनमेंट का रिवर्सनर है। मतलब जो सर्विंटेनमेंट है, जाहिर सी बात है वो लीज पे दी गई होगी, सही है ना, वो लीज पे दी गई होगी। मतलब घर के बगल में जो प्लॉट खाली है ना, वो प्लॉट लीज पे दे दी गई है, सही है ना। तो लीज पे दी जाती है तो क्या होता है, एक दिन लीज खत्म होती है और फिर वो प्रॉपर्टी किसके पास बैक हो जाती है? तो जो उसका ऑनर होता है उसके पास वापस आ जाती है। और ऑनर की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। तो ये जो ऑनर और जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसको हम क्या कहते हैं? दैट पर्सन इज रिवर्सनर, उसको रिवर्सनर ही तो कहते हैं ना। तो रिवर्सनर के इंटरेस्ट के लिए मतलब एक्सक्लूजन, अब 20 साल की जो अवधि है ना, उसमें कुछ पीरियड्स जो है ना रिवर्सनर्स के लिए, रिवर्सनर्स के फेवर में छोड़ने की बात कर रहा है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन 26 छोड़ने की बात कर रहा है। अब बस समझा रहा हूं, अब यहां तक क्लियर है, ऊपर की हेडिंग क्लियर है, देन ये समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूं। देखिए, अब देखो जरा ध्यान से सुनिए। अब यहां पे ना ये एक सर्विंट टेनमेंट है, सर्विंट टेनमेंट है। सर्विंट टेनमेंट समझ जाओ, खाली प्लॉट होगा, जो भी प्लॉट होगा उस प्लॉट को कोई रास्ते के लिए यूज कर रहा होगा, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए दूसरी की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, गाड़ी पार्किंग कर रहा होगा, व्हाटसोएवर दिस वन। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? सर्विंट टेनमेंट। अब कहते हैं इसमें रिवर्सनर भी है। तो रिवर्सनर कब होगा? जब ये रेंट पे दी जाएगी। मतलब सपोज करो प्लॉट ए का है और ए ने ये प्लॉट जो है दैट्स लीज पे फॉर 5 years बी को दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी बड़ी अच्छी है। मतलब 5 जनवरी 2010 को 5 years के लिए लीज पे दे दिया। तो लीज जो है एंड कब होगी? 5 साल के बाद, यानी कि 4 जनवरी 2015 को लीज एंड होगी, खत्म होगी, सही है ना। कब लीज खत्म होगी? 4 जनवरी 2015 को। कहानी बड़ी अच्छी समझिएगा। अच्छा, इसी दरमियान क्या हुआ, अब ये बी बड़ा इग्नोरेंट है, यहां बी भी बड़ा पैसे वाला है, लीज पे तो ले लिया उस जगह को, सोचा था कुछ करेंगे यहां पर, लेकिन ये भी मस्ती में है, घूम रहा है, कहीं इधर उधर है, कोई उसको परवाह ही नहीं है, सोच ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। अब इस दरमियान ये सी जो है ना, ये सी देखा कि भाई ये तो प्लॉट खाली पड़ी हुई है। अब ये यहां पर अपना काम लेना शुरू कर दिया, अपनी गाड़ी को पार्किंग वगैरह करना शुरू कर दिया। अपनी 2-3 गाड़ी थी, यहां पे पार्क करना शुरू कर दिया, सही है। अब लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 25 पढ़ा हुआ था। अब कब से पार्किंग करना शुरू कर दिया? तो समझ लो, सपोज कर लो, मतलब 2011 से ही पार्किंग करना शुरू कर दिया। 2011 से यहाँ पे गाड़ी पार्क करना शुरू कर दिया। अब जब यहाँ से 20 years कंप्लीट हो गए, जब 20 साल यहाँ से कंप्लीट हो गए, तो कितना बच्चे 20 साल यहाँ से कंप्लीट कब हो रहा है? 2031 में, 2031 में। अब कोर्ट के पास जा रहा है कि मुझे इसका डिक्लेरेशन दे दीजिए, डिक्लेरेटरी डिक्री दे दीजिए, क्योंकि मैंने सेक्शन 25 में पढ़ रखा है कि अगर मैं बिना इंटरप्शंस पीसफुली ओपनली अगर प्रॉपर्टी को इंजॉय कर रहा हूं तो डिक्लेरेटरी डिक्री कोर्ट उस पर्सन के फेवर में देती है जो इस प्रॉपर्टी को इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा सेक्शन 25 में लिखा हुआ है। क्या कोर्ट सी के फेवर में डिक्लेरेटरी डिक्री यहां पे देगी? विदिन 2 years पहुंच गया है। सेक्शन 26 सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। किसके सपोर्ट में? रिवर्सनर के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। सेक्शन 26 कहता है रिवर्सनर तुम ठहरो, हम तुमको बचाने के लिए आ रहे हैं, हम प्रॉपर्टी सी के हाथ में नहीं जाने देंगे। रिवर्सनर कौन है यहां पर? इस केस में आप मुझे बताइए रिवर्सनर कौन है? ए है, बी है या सी है? आपको अपने आप प्रोविजन समझ में आ जाएगा।
रिवर्सनर ए है, बी है या सी है? हु इज द रिवर्सनर हियर? रिवर्सनर ऑफ सर्विंट टेनमेंट, हु इज द रिवर्सनर हियर? वेदर ए, बी और सी। अगर स्टोरी नहीं समझ में आई तो मैं बोलो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, क्योंकि मैं बार बार पॉइंट कर रहा हूं, तो स्टोरी पे ध्यान रखो, जो स्टोरी सुना रहा हूं बस उस पर ध्यान रखो आप। इट्स वेरी क्लियर प्रोविजन। लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये स्टोरी को ध्यान में रख के जब आप इसको पढ़ोगे सेक्शन को, तो बड़ा इजी क्लियर हो जाएगा तुरंत। ए इज द रिवर्सनर, बिल्कुल सही पकड़े, ए रिवर्सनर है। तो सेक्शन 26 कहता है ना कि अगर प्रॉपर्टी को अगर लीज पे दे दी गई है ना, तो जितने पीरियड का लीज है ना, 20 इयर्स जो शुरुआत होगी काउंटिंग, वो लीज का पीरियड खत्म होने के बाद से काउंटिंग शुरू होगी। मतलब जो 20 साल की जो शुरुआत होगी, जो काउंटिंग की शुरुआत होगी, वो लीज का पीरियड, मतलब वो पीरियड खत्म हो जाने के बाद शुरू होगी। तो यहां क्या कहता है भाई, 2015 तक तो लीज ही है, 2015 तक तो लीज ही है। तो कोर्ट सी को क्या बोलेगी कि हे सी, आप बहुत जल्दी आ गए, आपका जो 20 ईयर्स की जो काउंटिंग होगी वो यहाँ से काउंटिंग होगी, 2015 से काउंटिंग होगी, क्योंकि 5 ईयर्स का यहाँ लीज है। और सेक्शन 26 जो है एक्सक्लूड कर रहा है किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ हु? रिवर्सनर। किस चीज़ का रिवर्सनर? सर्विंग टेनमेंट का रिवर्सनर। दैट इज द मैटर कॉल्ड हियर। अब मैं रीड करके दिखाता हूँ आपको, आप देखो कितना इजीली समझ में आएगा आपको। अब आपको देखो कितना इजीली समझ में आएगा। सही है। अब देखिए क्या कहता है, कहता है वेर एनी लैंड और वाटर अपॉन और ओवर और फ्रॉम विच एनी एजमेंट हैज बीन इंजॉयड और ड्राइव हैज बीन हेल्ड अंडर और बाय वर्च्यू ऑफ एनी इंटरेस्ट फॉर लाइफ और इन टर्म्स एक्सीडिंग 3 ईयर्स। हमारे केस में लीज कितने दिनों के लिए दी गई थी? 5 ईयर्स के लिए। 2 साल के लिए दिया जाएगा तो 26 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट शुड बी एक्सीडिंग 3 ईयर्स। हमने तो 5 ईयर्स का एग्जाम्पल लिया था, या तो फॉर लाइफ हो या फिर एक्सीडिंग 3 ईयर्स हो। और अब फॉर लाइफ होती है ना, तो क्या होता, बी की डेथ के बाद प्रॉपर्टी ए के बाद पास रिवर्ट होती, तो बी की डेथ हो जाने के बाद से 20 ईयर्स की काउंटिंग शुरू होती। सही है। In terms of exceeding 3 years from the granting thereof, the time of enjoyment of such easement during the continuance of such interest or term shall be excluded. क्या exclude करना है? जो लीज का पीरियड है, जो enjoyment का पीरियड है, जो जिसको हमने ट्रांसफर किया है, in computation of the period of 20 years in case the claim is that was within 3 years। पहले यहाँ तक समझ लीजिए, पहले यहाँ तक समझ लीजिए, आप मुझे यहाँ तक समझ के आप मुझे समझा दीजिए पहले। That was यहां तक क्लियर है आपको? जहां तक मैंने रेड लाइन से मार्क किया है, यहां तक आपको क्लियर है? नहीं तो आप एक बार और पढ़िए, मेरे स्टोरी को ध्यान में रख के पढ़िए, बहुत आराम से क्लियर होगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोविजन वी गॉट देयर। चलिए, तो जब 20 इयर्स की काउंटिंग करेंगे ना, सही है, तो हम उस पीरियड को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। दैट वाज जितना पीरियड। अच्छा, अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनिए आप यहाँ पे। अब मेरे केस में क्या एग्जाम्पल था, आपने कुछ और लोग बताओ, क्लियर हो गया? इज द रिवर्सनर, देन वॉट एवर द पीरियड ऑफ the lease, whether it's life or whether it's the period, limited period, but it must be exceeding 3 years, that shall be excluded for counting the 20 years. That's the matter called here.
आगे बढ़े, विद इन 3 years, यहाँ समझे आगे से। बाकी किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ तो अच्छा, सही है। अब एक बात सुनिए, तो सी का क्या होगा यहाँ पर? सी का तो बड़ा बुरा हाल हो गया कि भाई सी अब यहाँ क्या हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी पहुँच गया कोर्ट में, 20 years का कोई फ़ायदा नहीं मिला। अच्छा, अब ये लीज कब तक ख़त्म हो जाएगी? 5 years के बाद लीज ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 4 जनवरी 2015 को लीज ख़त्म हो जाएगी। अब आगे क्या कहता है कि यहाँ से 3 साल के भीतर भीतर, सही ना, यहाँ से 3 साल के भीतर भीतर ए इस प्रॉपर्टी को क्लेम करे, ए इस प्रॉपर्टी को क्लेम करे, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी बचाना चाहता है सी के चुंगल से, सी के कब्जे से, अगर वो उस प्रॉपर्टी को बचाना चाहता है तो यहाँ से 3 साल के भीतर भीतर वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर ले। जैसे ही लीज खत्म होती है, दैट वाज विद इन 3 years ही मस्ट क्लेम दैट प्रॉपर्टी, अदरवाइज ही कैन नॉट बी बेनिफिटेड बाई सेक्शन 26। अब आगे पढ़ाता हूँ। नो, व्हेन द पोजीशन कम टू रिवर्सनर्स नॉट, जब रिवर्सनर्स को प्रोविजन, जब उसकी लीज खत्म हो रही है वहां से काउंटिंग होगी, दैट वाज। एंड यहां देखिए लिखा हुआ है द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ सच इजमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट और टर्म। पोजीशन में वापस आने से नहीं, लीज खत्म होने तक, जहां तक जितने दिन का लीज है वो पीरियड माइनस हो जाएगा। अब लीज तो खत्म हो गया, इट डजंट मीन दैट द प्रॉपर्टी हैज रिवर्ट बैक टू द रिवर्सनर। वो तो जब तक क्लेम नहीं करेगा उसको तो क्लेम करना पड़ेगा ना। अब जमीन तो ऐसा है नहीं कि खत्म, टाइम खत्म हुआ तो हमने उठा के उसको दे दिया, वापस कर दिया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आई हैव गिवन दैट प्रॉपर्टी टू बी, वो प्रॉपर्टी मेरे पास रिवर्ट बैक होनी थी, 5 years उसको यूज करना था प्रॉपर्टी, तो उस 5 years कंप्लीट होने के 3 साल के भीतर भीतर मैं उस प्रॉपर्टी को अगर क्लेम कर लूंगा तो सी जो उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा था वो क्लेम नहीं कर पाएगा। फिर यही कह रहा है विद इन 3 years नेक्स्ट आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच इंटरेस्ट। सच इंटरेस्ट मीन्स जितने साल के लिए लीज पे दिया था, जैसे 5 years के लिए दिया था, लाइफ के लिए दिया था तो लाइफ इंटरेस्ट, ऑन टर्म रिस्ट्रिक्टेड बाय द पर्सन इंटाइटल ऑन सच डिटर्मिनेशन टू द सेड लैंड और वाटर, दैट वाज। तो इन केस द क्लेम एज, जो क्लेम हो रहा है वो 3 साल के भीतर क्लेम भी हो जाए, दिस वन, सही है ना। अब मैं बड़ा सिंपल स्टोरी से समझा देता हूँ इस चीज़ को, अब इसको ध्यान में, बहुत सिंपल स्टोरी से समझा देता हूँ, उससे स्टोरी पे फिट कर लीजिए, दैट्स सो वेरी नॉर्मल थिंग। हमारे केस में 3 लोग हैं, ए है, ए का ये प्लॉट है, खाली पड़ा हुआ प्लॉट है, और ये प्लॉट जो है बिल्कुल सर्विंट टेनमेंट है। सर्विंट टेनमेंट मैंने आपको बता दिया था, जो किसी डोमिनेंट हेरिटेज को इंजॉय करने में हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड सर्विंट टेनमेंट। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं जा रहा है, और ए ने क्या किया है, ये प्लॉट लीज पे दे दिया। किसको लीज पे दे दिया? बी को दे दिया। कब तक, कितने दिन के लिए दिया? मान लो फॉर 7 years दे दिया, है ना। अब इस प्लॉट को मान लो बी ने भी छोड़ दिया, लीज पे लेके भी छोड़ दिया, बी भी बहुत पैसे वाला है, वो भी छोड़ दिया। सी की नज़र पड़ी, सी इसमें अपना ठिकाना बना लिया, अपना एजमेंट के तौर पे इसको यूज करने लगा, ठीक है। अब सी को इस प्लॉट के ऊपर एब्सोल्यूट टाइटल लेने के लिए कितने दिन तक यूज करना पड़ेगा? ये 7 years प्लस 20 years, दैट्स 27 years। मतलब अगर शुरुआत से ही आ गया है, दैट वाज, मतलब 20 years की काउंटिंग में ये 7 years हट के रहेगा, मतलब ये 7 साल कंप्लीट हो जाने के बाद ही 20 years की काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन इस 7 साल को कंप्लीट होने के 3 साल के भीतर भीतर अगर एक क्लेम कर लेता है इस प्लॉट को, तब फिर सी का कोई राइट ही नहीं बनता, दिस वन, ये हो जाता है, ठीक है। तो वेरी सिंपल प्रोविजन वी गॉट देयर।
एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है लिमिटेशन एक्ट के लिए, लिखते हैं लिमिटेशन एक्सटिंग्विश द राइट्स बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द रेमेडी। वो रेमेडी को एक्सटिंग्विश नहीं करेगा, राइट को एक्सटिंग्विश करेगा। सही है, राइट को एक्सटिंग्विश करेगा। वाटर का कोई खास एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे। अब देखो ना, एक वेल है, कुआं है, हम उससे ही पानी ले रहे थे और 20 ईयर्स से लिए जा रहे हैं, पीसफुली लिए जा रहे हैं, बिना ऑब्स्ट्रक्शन का लिए जा रहे हैं, तो 20 साल के बाद मेरा राइट हो जाएगा। दैट्स सो सिंपल, द मैटर कंसर्न विद द वाटर। तो वाटर में हम यही एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे। तो लिमिटेशन एक्सटिंग्विश द राइट बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द रेमेडी। ये बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है लिमिटेशन एक्ट के लिए। इसका मतलब होता है ना कि भाई अगर कोई केस लिमिटेशन बार्ड हो गया तो आपकी राइट खत्म हो जाएगी, लेकिन रेमेडी आपकी बरकरार है। मतलब सामने वाला अगर आपको अपने आप वो पैसे वापस कर रहा है तो आपके पास राइट है लेने का, या सामने वाले को लिमिटेशन का ध्यान ही नहीं रहा कि अरे लिमिटेशन बार्ड हो गया, पैसे ना दूँ ना तो ये मेरे से लीगली भी रिकवर नहीं कर पाएगा, और लिमिटेशन बार्ड हो जाने के बावजूद भी उसने पैसे वापस कर दिए। अब ख्याल आया अरे गलती हो गई, वो पैसा तो मुझे देना ही नहीं था, कोर्ट में जाता भी तो मेरे से वो पैसा रिकवर नहीं कर पाता, मैं लिमिटेशन का डिफेंस ले लेता, मैंने बेकार उसको पैसे दे दिए, मैं तो उससे वो पैसे वापस लूँगा, उससे वो पैसे वापस लूँगा। क्यों भला? क्योंकि लिमिटेशन बार्ड होने के बावजूद ही मैंने उसको पेमेंट कर दी है। कैन आई टेक बैक द अमाउंट फ्रॉम हिम? क्या मैं उससे वो पैसे वापस ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ। सही ना, मैं बिल्कुल नहीं ले सकता, बिकॉज दिस लिमिटेशन एक्ट एक्सटिंग्विश करता है, दैट वाज एक्सटिंग्विश द राइट बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द रेमेडी। अगर कोई रेमेडी कोई दूसरे सर्कमस्टांसेस में कोई मिल रही है, कोई बरकरार है, तो वो उसको रोकता नहीं है। लेकिन सेक्शन 27 उसका एक एक्सेप्शन है, ये राइट को भी बार्ड कर देगा, रेमेडी को भी बार्ड करेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 27। कल हम इसको लेके चलेंगे, कल शाम को फिर 7 बजे हम इस सेक्शन 27 खत्म हो जाएगा। कल हमारा लिमिटेशन एक्ट सारे प्रोविजन कल फिनिश हो जाएंगे। छोटे छोटे हैं, 27 है, 28 रिपील हो चुकी है, नहीं है, 28 है, 28 नहीं है, 29 है, 30 है, छोटे छोटे प्रोविजन है, 31 है, 32 फिर रिपील्ड है। इसके बाद लिमिटेशन एक्ट फिनिश है, 2-4 थियरी रह गई है, वो करना होगा। तो कल की क्लास में लिमिटेशन एक्ट फिनिश हो जाएगा। एंड क्वेश्चन क्या है? इफ A claimed property from B within the lease period, still he was ignorant and C was continuing using the property. Can C claim the easement? नहीं, C तो लिमिटेशन खत्म होने के बाद ही क्लेम कर पाएगा ना, तो C का तो यूज़ करना बेकार है। जब उसको लीगल राइट मिल जाता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जब तक लीज का राइट है, लीज चल रहा है, तो लीज का जब तक चल रहा है तब तक तो सी का कभी कोई राइट का सवाल ही नहीं उठता है। 20 ईयर्स में तो उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है। अब मैं सिंपली आपको ये बताता हूँ, आप नॉर्मल सी बात और सुन लो। ए ने एक सर्विंग टेनमेंट जो है बी को फॉर लाइफ दे दिया, फॉर लाइफ। अब सी उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो सी का टाइटल एब्सोल्यूट कब होगा? जब बी की डेथ हो जाएगी। बी की जब डेथ हो जाएगी वहाँ से 20 ईयर्स की काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि जब बी की डेथ होती है, फॉर लाइफ दिया, तभी तो प्रॉपर्टी ए के पास जाएगी। तो जब बी की डेथ हो जाएगी तब 20 ईयर्स की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और वो भी तब जब ए विद इन 3 ईयर्स उस प्रॉपर्टी को क्लेम ना करे। दिस वन। है ना? वीडियो हैंग होने की जो प्रॉब्लम होगी वो हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं आएगी। हमारी तरफ से आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, वीडियो की प्रॉब्लम अगर होती है तो वो आपके साइड से इंटरनेट इशू हो सकता है। इंटरनेट का
सिस्टम कौन सी क्वालिटी का है, कौन सी कंपनी का है, दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल। सही है, तो आज यहीं रखते हैं। मैं वही तो आपको बताया ना, if A claimed the property from B within lease period and still he was ignorant and C was continuing using the property, जब वो क्लेम कर ही रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर तो सी का कोई राइट नहीं बन पाएगा यहाँ पर। जब क्लेम कर रहा है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन पे ले रहा है 20 ईयर्स, जब भी राइट तभी बनेगा जब 20 ईयर्स उसको यूज़ कर लेता है उस प्रॉपर्टी का, वो भी 20 ईयर्स जब रिवर्ट बैक होने के बाद, जब लीज डिटरमाइंड हो जाती है उसके बाद से, तो उसका कोई राइट नहीं बनेगा ना फिर। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हम ट्यूसडे को दे रहे हैं ना, ट्यूसडे I will give you the question. Can C claim easement right? This one. तो वहाँ पे C easement right claim नहीं कर पाएगा। I have told you that test it on a specific relief act. That's on Tuesday. And we shall be having only the objective questions. That's why I expect you must read very carefully. एक एक प्रोविजंस को आप काफ़ी केयरफुली पढ़ो, स्टडी करो, सो डैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में परफेक्ट हो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए।